भूगोल चैप्टर संख्या 1 कल के क्लास में हम लोगों ने प्रारंभ किया था पढ़ना। इस क्रम में कल के क्लास में हम लोगों ने 2-3 बातों को जाना था। पहला बात जाना था जनसंख्या। ये जाना था कि जनसंख्या क्या है। दूसरा हमने जाना था जनगणना। क्या जाना था? जनगणना। तीसरा हमने पढ़ा था जन वृद्धि, मतलब जनसंख्या वृद्धि को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, आज के क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न होगा उसका नाम हो गया जनसंख्या घनत्व। प्रश्न क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है, या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसी को हम जन घनत्व के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है पाठ का नाम क्या है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाला बुक भारत वाला पहले मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें 2 टॉपिक है, एक विश्व का है और एक भारत का है। तो पहले हम लोग भारत वाला पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद हम उसको पढ़ लेंगे। हाँ, पहले इंडियन को पढ़ लेते हैं। बात तो बराबर है, उठाने के क्रम में यही पुस्तक पहले उठ गया। पढ़ना तो हम ही को है। अच्छा तो है पहले इंडिया को जान ले, फिर विश्व को जानेंगे। तो आज का सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा, सबसे पहला प्रश्न होगा जनसंख्या घनत्व क्या है, या जन घनत्व क्या है, या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बड़ा ही आसान है। कहता है प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। मन में एक प्रश्न होगा, तो प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब हुआ कि अगर एक देश है जिसका एक एरिया है, ठीक है, इसमें 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, उस लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व के नाम से। हमने कहा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, उदाहरण दिया कि मान लो कि ये हमारा देश भारत है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमको पूरा से का अगर निकालना होगा कि पूरे भारत का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, या जन घनत्व क्या है, तो पूरे के निकालने के लिए हर जगह तो नापना नहीं होगा। हम किसी एक एरिया में जाकर 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में क्या करेंगे, लोगों की संख्या को क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। जैसा कि कल के क्लास में भी हमने एक बार चर्चा किया था कि 2021 के जनगणना का रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुआ। सरकार का ऐसा अनुमान है कि 2021 की जनगणना का रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित होगी। बिना प्रकाशित हुए अपने मन से डाटा देना उचित नहीं है, तो हम लोग अभी काम चलाएंगे 2011 के जनगणना से। कोई दिक्कत?
और आपको हिस्ट्री पढ़ाने के क्रम में मैं बता दिया हूं कि जनगणना क्या होता है। जन गणना, जन माने होता है आदमी, गणना मतलब गिनती करना, लोगों को गिनती करना जनगणना कहलाता है। और इस बात की जानकारी शायद आप सारे छात्रों को है कि भारत में पहली बार जनगणना अंग्रेजों के शासन काल में 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। गलत कि सही? लेकिन वह जनगणना अपूर्ण थी। भारत में 10 वर्षीय जनगणना, या यूं कहें नियमित जनगणना या वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। और आपको बता दिया गया है कि जनगणना 10 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होता है? जनगणना 10 वर्षों पर होता है। आजादी के पूर्व भारत में जनगणना 7 बार हो चुकी है, 1872 को छोड़कर। कल के क्लास में चर्चा किया था। और आजादी के बाद 2021 को अगर जोड़ लिया जाए तो 8 बार जनगणना हो चुकी है। कुल मिलाकर भारत में नियमित जनगणना 15 बार हुई है। और 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तो 2011 में इंडिया की जितनी जनसंख्या रही होगी, उम्मीद है कि 2021 में जनसंख्या क्या हो गया, गारंटी है बढ़ गया होगा। तो 10 वर्षों में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से, और कल के ही क्लास में हमने कहा था कि भारतीय जनगणना के इतिहास में एक ऐसा भी वर्ष था, एक ऐसा भी दशक था जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था, और वह था 1921। और हल्का सा 1951 में भी हुआ था। लेकिन 1921 में तो बड़ी पैमाने पर जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। जनगणना का रिपोर्ट है। इसके पीछे वजह क्या था? प्रथम विश्व युद्ध क्या था, और भारतीयों ने अंग्रेजों के आग्रह पर प्रथम विश्व युद्ध में पूरी भागीदारी दिखाई थी। इसलिए भारत के बहुत सारे नौजवान प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। नौजवानों की संख्या घटी थी, और जब नौजवानों की युवाओं की संख्या घटेगी तो जनगणना पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। 1921 में जनगणना का रिपोर्ट आई तो वहाँ बढ़ने के बजाय क्या हो गया था, घट गया था। इसलिए हम लोग 1921 के जनगणना को जनसंख्या के महान विभाजक वर्ष या जनगणना का संक्रमण काल के नाम से जानते। उम्मीद है समझ गए होंगे जनसंख्या घनत्व क्या है। कोई दिक्कत? मैं अपने बच्चों से एक प्रश्न दोहरा के कई बार तकलीफ हो जाता है, आते हैं जाते हैं, पढ़ते तो है नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ही ले रहा हूँ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूनम बताएगी कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कल के क्लास में भी हमने चर्चा किया था। कौन कौन बताने में सक्षम है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? रमन तो 9 घंटा 15 मिनट पबजी खेलता है, तो इसको खड़ा हो रमन। कब हुई थी? 1851 में हुई थी। बैठ जाइए। रात कितना घंटा खेले? ये आपका मित्र है, पता है ना? 9 घंटा 15 मिनट का रिकॉर्ड है इसका। पकड़ाया था, कहता हमने खेला, छोटका भाई खेला है। हाँ, दोनों मिल के खेलता है। और ठगता क्या करे पप्पा जी को अपना। यह देखे थोड़ी ना वही। स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी, और 1951 के जनगणना के आधार पर भारत में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अगर हम बात करें 2011 की, तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। नहीं, मतलब 1951 में क्षेत्रफल तो उतना ही था, लेकिन लोग क्या थे? कम थे। इसलिए जनसंख्या घनत्व क्या था? गलत कि सही? 2011 में इंडिया का एरिया मतलब क्षेत्रफल उतना ही है। गलत कि सही? लेकिन जनसंख्या बढ़ गया है, इस कारण जनसंख्या घनत्व भी क्या हो गया है? ज्यादा। तो आपको याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कोई दिक्कत? इसमें अगर वर्तमान रिपोर्ट देखा जाए तो भारत में खड़ा होइए, केंद्र शासित राज्य कितने हैं? खड़ा होइए ना। कितने केंद्र शासित राज्य हैं भारत में? 18 केंद्र शासित राज्य हैं। हम तो नहीं पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए हैं। किस कंपनी का मोबाइल रखे हैं? टी शर्ट पर अपना टाइम आएगा, कभी नहीं आएगा। हंसो नहीं, सही बोल रहा हूं, कभी नहीं टाइम अपना आएगा। बैठ जाइए। 12वीं में आ गए, केंद्र शासित प्रदेश का नाम पता नहीं है, कम से कम 50 बार जरूर बोले होंगे। अभी तक अगर आपका बैच दिसंबर से शुरू हुआ है तो अभी तक के समय में 50 बार हमने रिपीट किया होगा कि राज्य कितने हैं, केंद्र शासित राज्य कितने हैं। जानबूझ के दोहरा देता हूं। बताओ भारत आजाद कब हुआ? कब तक दिमाग में बैठा रहे, लेकिन वहां सोचिएगा तब ना। तो प्रश्न ये है, 1951 में जनसंख्या घनत्व, 2011 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। किसका है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हम सबका तो नहीं बताएंगे, सबसे ज्यादा बताएंगे, सबसे कम बताएंगे। क्या जी? 28 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व माने प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में रहता है? कहाँ रहता है? बिहार में। अब सबसे कम की बात, मतलब ये तो हो गया ज्यादा की बात हो गया। अगर कम की बात करें तो होगा अरुणाचल प्रदेश, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। दूसरी बात, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? किसका है? दिल्ली का है। और दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में 11,297, ठीक है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। और लक्षद्वीप ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है। सबसे कम में होगा तो क्या होगा? लक्षद्वीप, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर शायद 6 लोग ही रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? सारे बच्चे समझ गए होंगे। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले, रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व के नाम से। जिस राज्य में लोग कम होंगे, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो जनसंख्या घनत्व कम होगा।
क्या जी? लोग ज्यादा होंगे, क्षेत्रफल कम होगा, तो जनसंख्या का घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 11वां बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा बिहार तीसरा बड़ा राज्य है। तो यहाँ एक प्रश्न आया पल्लवी से, आप हमको बताएंगी सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन है? कल के क्लास में चर्चा हुई थी। निधि तुम बताओगी? हाँ, कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अजय बताएगा, कौन है? नहीं पता है, महाराष्ट्र है। कौन है? तीसरा कौन है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का नंबर क्या है? और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 11वां है। खैर मुद्दे पर आते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, सारे बच्चे समझ गए। अब इसमें और बात आता है, कायिक घनत्व क्या है? एक नया प्रश्न है, कायिक घनत्व क्या है? तो कायिक घनत्व का परिभाषा देख लीजिए, कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। अगर आपसे कोई पूछे कायिक जनसंख्या क्या है या कायिक घनत्व क्या है, तो देश के कुल जनसंख्या में कृषि योग्य भूमि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या संपूर्ण जमीन पर भारत के लोग खेती बाड़ी करते हैं? नहीं करते। इतना ही एरिया में पहाड़ भी है, पठार भी है, नदी भी है, झील, झरना, सड़क, कल कारखाना, रेगिस्तान, सब कुछ इसी में है। गलत सही? कुछ ऐसे भी इलाका है जहां पर हम लोग घर बना के रहते हैं। तो सारा को काट छांट के जो बच गया, कुल मिलाकर 43% ही मैदानी इलाका अपने इंडिया में कुल एरिया के। तो प्रश्न है कायिक घनत्व क्या है? 2 नंबर का प्रश्न एक आध बार पूछा गया है। तो देश के कुल जनसंख्या में देश के कृषि योग्य भूमि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? कायिक क्या कहते हैं? अब है कृषि घनत्व क्या? क्या अगला प्रश्न आता है, कृषि घनत्व क्या है? 43% मैदान है, उसमें सब जो घर बहुत सब है, अलग अलग राज्य का अलग अलग आंकड़ा है। क्या जी? ये घटते बढ़ते रहते हैं, अलग अलग राज्य का अलग अलग आंकड़ा होता है। एवरेज चलता है पता, पूरा परफेक्ट नहीं पता चलेगा कि एक व्यक्ति पर इतना ही भूमि पड़ेगा, मोटा मोटी कम भी हो सकता है। और ऐसे आंकड़े हमेशा लगभग में लिखा जाता है। तो प्रश्न है कृषि घनत्व क्या है? कृषि घनत्व का परिभाषा होगा, कृषि कार्य में लगे लोगों की संख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। कृषि घनत्व क्या है? थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा। क्या देश में जितने लोग हैं सारे लोग खेतीबाड़ी करते हैं? देश के कुल आबादी के लगभग 51% लोग ही प्राथमिक क्रियाकलाप में संलिप्त है, लगे हुए हैं। तो कहता है कृषि घनत्व क्या है? तो कृषि घनत्व का परिभाषा है
कृषि कार्य में लगे लोगों की संख्या, मतलब जितना लोग देश के खेती बाड़ी में लगा हुआ है, कुल कृषि योग्य भूमि, जितना लोग खेती बाड़ी में लगा हुआ है और देश में जितना खेती बाड़ी के लायक जमीन है उससे भाग दे दीजिए, और भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो उसी को हम क्या कहेंगे, कृषि घनत्व के नाम से। उम्मीद है कायिक घनत्व क्या है जब समझ गए होंगे, और कृषि घनत्व क्या है यह भी जब समझ गए होंगे। गलत कि सही? कायिक घनत्व में क्या कहा, कुल जनसंख्या। जैसे भारत की आबादी अभी मान लो 11 का डाटा 1 अरब 21 करोड़, तो 1 अरब 21 करोड़ में जितना जमीन खेती बाड़ी के लायक है उसे क्या कर दो, भाग दे दो, कोई दिक्कत? उसे क्या कहेंगे, मतलब 15 लाख के आसपास 15 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ऐसा है जिस पर इंसान खेती बाड़ी के लायक बना के रखा हुआ है। तो प्रश्न है 1 अरब 35 करोड़ में 15 लाख वर्ग किलोमीटर से भाग दे दो आप, जितना भागफल आएगा वह क्या कहलाएगा, कायिक घनत्व। लेकिन कृषि घनत्व क्या है, तो देश में जितने लोग हैं क्या सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं? नहीं, जो करते हैं उनमें खेती बाड़ी के लायक जमीन से भाग दे दीजिए। हेलो, हाँ, ज्योग्राफी चलता है आज से स्टार्ट हुआ। कृषि घनत्व जान गए, कायिक घनत्व क्या हो गए जान गए। एक नया टॉपिक आता है मेरे सामने, जनसंख्या वृद्धि क्या है। हालांकि कल भी चर्चा हुई थी, जनसंख्या वृद्धि क्या है। नहीं, आप जानते हैं किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग की संख्या एक निश्चित अंतराल के बाद क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। जनगणना कितने वर्ष पर होता है? जैसे 2011 में जनगणना हुई पूरे भारत का, पुनः 2021 में जनगणना हुआ है पूरे भारत में। तो 2011 के तुलना में जनसंख्या में कितना ज्यादा क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, माने परिवर्तन हो गया। तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नाम से। और आपको पता ही होगा कि जनसंख्या वृद्धि के 2 रूप हो सकते हैं, एक धनात्मक वृद्धि और दूसरा क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि के कितने रूप हो सकते हैं, 2। क्या होगा, मतलब 2011 की तुलना में यदि 2021 में देश की जनसंख्या बढ़ जाए उसे क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। लेकिन 2011 की तुलना में अगर जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाए, घट जाए, तो उसे क्या कहेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं समझिएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब केवल जितना था उसमें घट गया वही ऋणात्मक कहलाएगा। जैसे उदाहरण में लिया कि 2001 में भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मान लो 21% था। कितना था, मतलब 2001 में हमने लिया, 1991 के बाद 2001 में हुआ होगा जनगणना। इस 10 वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ गया, 21%। और मान लो 2001 के बाद जनगणना कब हुई होगी, गलती की सही, और यहाँ जनसंख्या वृद्धि मान लो 11% हुआ, तो इसको भी ऋणात्मक ही कहा जाएगा। बढ़ा जरूर, लेकिन पहले कितना परसेंट था, लेकिन अब कितना हुआ, जनसंख्या तो कुछ ना कुछ जरूर बढ़ा, लेकिन इससे पहले जिस गति से बढ़ रहा था उस गति से बढ़ा नहीं है, क्योंकि विज्ञान का विकास हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है और लोगों में जागृति और शिक्षा का विकास हो गया है। तो जो भी हो, इसको भी क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक ही कहेंगे। अगर मान लो कि यहाँ 21 था और यहाँ 21.5 हो जाता
तो क्या कहते हैं हम? कोई दिक्कत? तो जनसंख्या जो वृद्धि है इसके दो रूप देख सकते हैं, एक धनात्मक परिवर्तन और एक क्या होता है, ऋणात्मक परिवर्तन। कोई दिक्कत? अब कहोगे कि सर जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण कैसे करते हैं? जनसंख्या वृद्धि का हम विश्लेषण कैसे करते हैं? विश्लेषण का मतलब होता है व्याख्या। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? मतलब जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण, व्याख्या हम कैसे करते हैं? तो इसका करते हैं अशोधित जन्म दर व मृत्यु दर से। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। तो आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा कि सर जन्म दर क्या है? क्या है? जन्म दर क्या है? और दूसरा प्रश्न क्या आएगा? मृत्यु दर क्या है? गलती किसे? ये हमने दो नाम लिया ना, जन्म दर और मतलब जनसंख्या वृद्धि का मूल्यांकन हम दो चीजों पर करते हैं, दो आधार पर। किस पर? दूसरा क्या है? अब जन्म दर की हम बात पहले कर ले। किसकी बात कर ले? हम यदि जन्म दर की बात कर ले तो कोई गांव है जिसकी आबादी कितना है? 1000 है। किसी गांव की आबादी कितनी है? 1000 है। और मान लो अभी 2022 चल रहा है। क्या चल रहा है? और 2023, एक साल में। कै साल में? किसी 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जनसंख्या में जितने बच्चे जन्म लिए, गलती से जन्म दर का परिभाषा है, उदाहरण समझा रहा हूं कि मान लो किसी गांव की आबादी कितनी है? कब? 2022 में किसी गांव की आबादी कितनी है? और पुनः 2023 में मूल्यांकन करने गया कि 1000 आबादी वाले गांव में एक साल में कितना बच्चा पैदा ले लिया। लिया तो जरूर होगा, कितना लिया होगा? लिया होगा ना। तो 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? गलत कि सही? प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी को तकलीफ है? तकलीफ है तो बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जन्म दर क्या है? 2 नंबर का प्रश्न। जन्म दर का परिभाषा हमने क्या दिया? 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? अब प्रश्न है तो मृत्यु दर क्या है? नहीं, वही नहीं होगा, थोड़ा चेंज करेंगे। 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में, बीपीएससी में ऐसा ही प्रश्न पूछ दिया था, मृत्यु दर का परिभाषा बताइए क्या है? लिख दिया था परिभाषा, ये क्या है? ये 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले जन्मदिन के पूर्व, मतलब बता दिया कि मान लो आज तारीख कितना है? 13/7/2022। 13/7/2022 की तारीख को मान लो 1000 बच्चों ने क्या लिया? नेक्स्ट ईयर 12/7/2023 को इस 1000 में से, चूंकि अगला बर्थडे तो 13 तारीख को मनाएगा कि ना मनाएगा, लेकिन अपने बर्थडे मनाने से पहले कितना बच्चा मर गया? 1000 बच्चा तो जन्म लिया। मान लो किसी एरिया में, विशेष क्षेत्र में एक साल में 1000 बच्चों ने क्या लिया? जन्म लिया। उन 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले जन्मदिन के पूर्व जितना बच्चा मर गया उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? तो यहां हमने कहा अशोधित जन्म दर क्या है?
और शोधित जन्म दर का मतलब हो गया कि जितना बच्चा जन्म लेता है क्या सब जीवते रह जाता है? रह जाता है? नहीं, बहुत बच्चा मर जाता है। एक अनुमान है भारत में 1 मिनट में 42 को बच्चा पैदा लेता है। आप लोग तो नेशनल न्यूज देखना ही छोड़ दिए हैं, और नेशनल न्यूज अगर आप देखते तो वहाँ समाचार शुरू होने से पहले एकदम 2, 3, 4, 5 दिखाते रहता है, वो सेकेंड घंटा नहीं दिखाता है, जनसंख्या बढ़ता है वो दिखाता है। और भारत में मृत्यु दर कितना है? तो 8 प्रति हजार। कितना है? 8। मतलब 1000 बच्चा जन्म लेता है, उनमें 8 गो जन्म के समय ही, मतलब कुछ घंटा 2-4 दिन के बाद ही क्या होता है? मर जाता है। और कुछ तो ऐसे जो 1 साल के अंदर में क्या होते हैं? मर जाते हैं। चाहे वह कुपोषण के कारण मरता हो या किसी अन्य बीमारी से मरता हो, लेकिन किसी न किसी कारण से क्या होता है? अवश्य मर जाता है। उम्मीद है जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इस बात की जानकारी भी आप सारे बच्चों को हो गई होगी। अब मन में एक प्रश्न होगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि का दर 2 बात से निकलेगा। पहला 1 वर्षीय और दूसरा क्या होगा? 10 वर्षीय। तो मैक्सिमम 10 वर्षीय का ही मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि जनगणना कितने वर्ष पर होता है? 10 वर्ष पर होता है। तो हम अपने भारत की बात करें तो भारत को आज़ादी कब मिली? 47 को। तो आज़ाद भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1951 में। और 1951 में इंडिया में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जनसंख्या वृद्धि दर 13.31% क्या था? वार्षिक था। कितना था? मतलब 10 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि की क्या % होता था? मतलब 13.31% 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि था। लेकिन आजादी के बाद बड़ी तीव्र गति से 1951 के बाद आएगा 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। मतलब 1951 में भारत का 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? 13 लेकिन 61 में बढ़कर हो गया 21.51%, 10 हो गया। उसके बाद 71 में 24.80% हो गया। 81 की बात करें 24.66% हो गया। लेकिन 1991 में थोड़ा सा घटा 23.85% हुआ। 2001 में और घटा 21.54% हो गया। और 11 में और घटा 17.64% हो गया। प्रतियोगिता परीक्षा में इस डाटा को पूछा जाता है। बीपीएससी में 2-3 बार मैं क्वेश्चन को देख लिया हूँ कि भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो अभी का रेट ये है। देखिए ना, शुरू में कम था जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ पर कम था। रीजन था कि जन्म दर ज्यादा था तो मृत्यु दर भी क्या था? जन्म दर क्या था? लेकिन मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण मृत्यु दर क्या था? लेकिन आजादी के बाद सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हर प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया। भले आदू बंद हो गया हो, बकरी चल रहा हो, आपका सीतामढ़ी के अगल बगल में कई हैं जो ऐसे ही बंद पड़े।
डॉक्टर लोग रहते हैं लेकिन वहाँ पर गंदगी का माहौल फैला हुआ है, और डॉक्टर लोग जिनका वहाँ डिपुटेशन है वह भी वहाँ जाते ही नहीं। छुट्टी मिला तो 8 दिन के दिन हाजिरी बना के चला है, और वहाँ जो छोटे मोटे कर्मचारी वही काम करते हैं। बिहार की ये कुछ स्थिति है, या तो सरकारी में जयवे नहीं करते ईमानदारी से, आएंगे तो बहुत बार रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आपका उपचार करेंगे, यह भी सत्य बात है। फिर उसमें कोई जागरूक नागरिक होता है, डीएम साहब को कोई सूचना देता है तो ऊपर से फटकार लगाते हैं तो काम ठीक ठाक से चलता है। 3 प्रकार के दवाई मिलता है, दवाई तो जो आता है वही ऊपर से ही दवाई का आगे पीछे हिसाब किताब हो जाता है। हालांकि बिहार सरकार वाला दवाई जिस पर लेबल लग गया कोई दुकानदार नहीं बेच सकता है, लेकिन जहां से बनता है वहीं लेबल ना लगा के अन्य प्रकार के लेबल को लगा के बना दिया जाता है। यहाँ चोर की कमी नहीं है, सरकार कहाँ कहाँ जाएगी बेचारे। अब तो नीतीश कुमार को 12 अरब चेहरा बनाना पड़ेगा, हर घर में बैठा रहेगा तो चोरी मत कर। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमारे राज्य का विकास नहीं होगा, क्योंकि रियल में सरकार नीतीश कुमार नहीं है, सरकार हम सब है। 11 करोड़ लोगों की सरकार, लोकतंत्र है। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनता में चेतना लानी पड़ेगी और जनता के नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। हम खुद अनैतिक हैं और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं सड़क पर, मंच पर खड़ा होकर, तो कहाँ से होगा। नहीं, नेता लोग भाषण देते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाओ, ये करो वो करो, अपने होता है 2, 4, 5, 10, 8 बाल बच्चे होते हैं, तो पहले अपने एडॉप्ट करो ना, हम किसी का नाम क्यों लें। तो आप ये देख रहे हैं मुद्दा, जनसंख्या बढ़ा, लेकिन बढ़ने का दर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है 1981 के दशक में, सॉरी 81 नहीं, यहाँ 61 से 71 में बहुत तेज गति से बढ़ा, गलत सही। लेकिन आप देख रहे हैं 81 के बाद धीरे धीरे घटने की प्रवृत्ति आ रही है। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और लोगों को अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए बहुत लोगों ने सोच लिया बच्चे 2 ही अच्छे, एक बेटा एक बेटी। सुमित जैसे लोग नहीं है कि हम 2 हमारे गिन लो, इस पॉलिसी में विश्वास करता है। इसने कह दिया कि सर तुरंत करोड़पति हमें बनना है। हमने कहा कि मुंह मत दिखाना हमसे अब पढ़ लेने के बाद। लेकिन प्रश्न है वार्षिक कितना है, तो ये तो 10 वर्षीय हो गया, और भारत का वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है 1.64%। यह है 10 वर्षीय है और यहाँ वार्षिक है। कोई दिक्कत? याद रखेंगे वार्षिक कितना है, 10 वर्षीय कितना है। ज्योग्राफी में एक बात ज्यादा ख्याल रखना है, डाटा में बच्चे फंस जाते हैं और जो प्रश्न पूछने वाले भी डाटा ही ज्यादा देते हैं। इन बातों को अक्सर ख्याल रखना है, तभी चलेगा। ज्योग्राफी और साइकोलॉजी को ईमानदारी से पढ़िएगा तो वस्तुनिष्ठ का उत्तर दे आएगा, तो ऐसा ही उधियाते रहिएगा। हिस्ट्री पॉलिटिकल तो सब दे देता है, लेकिन यहाँ तर्क का बात है, कहानी नहीं है। बच्चा प्रश्न लिखे कि जैसे सर इतिहास का प्रश्न लिखते हैं उत्तर, वैसे ज्योग्राफी का क्यों नहीं लिखते हैं। मतलब विषय का नाम ही अलग है, इतिहास है, ज्योग्राफी है, दोनों का एक ना होगा। उसमें अतीत से जुड़ी हुई कहानी को लिखना है और यहाँ होने वाले बदलाव को, चेंजिंग को लिखना है। और चेंजिंग समान रूप से होता है क्या? नहीं होता है। अब आता है जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। क्या है? जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। कोई दिक्कत? और आपको बता दे भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्था है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्था है? सबको बता दे, भारत में जनसंख्या के वृद्धि की 4 अवस्था है। प्रथम अवस्था
दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, और क्या होगा? चौथी अवस्था। भारत में जनसंख्या के वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं? तो भारत में जनसंख्या के वृद्धि की, जनसंख्या के बढ़ने की 4 अवस्था है। आपको बता दें, प्रथम अवस्था का कहे तो 1901 से 1921, 1901 से लेकर 1921 तक की अवस्था है, जिसको हम जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था कहते हैं। कौन कहते हैं? पहली अवस्था कहते हैं। और यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था थी। क्या थी? स्थिर अवस्था थी। और जनसंख्या वृद्धि कैसा था? बहुत निम्न था। क्या था? बहुत निम्न था। प्रथम अवस्था 1901 से 1921, यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था थी। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्या था? निम्न था। और जनसंख्या निम्न होने का कारण क्या था? शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा का। इतना ही नहीं, उच्च मृत्यु दर था यहाँ। इस कारण यहाँ क्या था? निम्न जनसंख्या वृद्धि की अवस्था थी। बच्चे ऐसे नहीं कि जन्म नहीं लेते थे, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चे क्या होते हैं? मृत्यु का शिकार होते थे। आज के विज्ञान के दौर में आप कहते हैं कि एक ही बेटा बेटी सही हो, लेकिन पहले लोग रिस्क नहीं लेता था। जन्म लिया, गारंटी नहीं कि जिंदा रहबे करेगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक में बीमारियां थी, लेकिन उस बीमारियों के उपचार करने के लिए कोई टीका वगैरह नहीं था। इसलिए पहले के लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम या परिवार नियोजन मतलब नहीं कराते थे। लेकिन आज तो क्या है, ईश्वर को छोड़कर, ईश्वरीय कोप को छोड़कर बाकी कैसन को बीमारियां है, अगर आपके पास पैसा है तो आसानी से उसको बताया जा सकता है। कैंसर से गरीब लोग मरते हैं, अमीर नहीं मरते हैं। गलत कि सही? युवराज सिंह को भी हुआ था कैंसर, कई फिल्म के अभिनेता अभिनेत्रियों को हुआ था, मैंने सुना था। हाँ, लेकिन सभी स्वस्थ हैं। यहाँ थोड़ा कमजोर में फैसिलिटी है, जाके विश्व के अन्य देशों में कराइए ना, सब चीज आपको बढ़िया मिलेगा। तो बीमारी से मरते कौन है? जिनके पास अर्थ का अभाव है। एक तो विज्ञान में एक और खोज हुआ है कि इंसान 100-150 साल तक जिएगा। तो कल या परसों में पेपर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था, उसका दवा का नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा, आखिर आया ना, अन्य दिन आए दिन नया नया रिसर्च होते जा रहा है। दूसरी अवस्था 1921 से 1951, भारत में 1921 ईस्वी से लेकर 1951 ईस्वी तक के समय को जनसंख्या वृद्धि की कौन अवस्था कहते हैं? दूसरी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या हुआ? मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में क्या हो गई? कमी। और मृत्यु दर में कमी के कारण क्या था? स्वास्थ्य सुविधा का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। गलत कि सही? स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार हुआ था। शायद आप नहीं जानते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में या औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीयों का जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष था। कितना था? 90% भारतीय 32 वर्ष उम्र पूरा करते करते मर जाते थे। लेकिन आज हमारे भारतीयों का औसत जीवन प्रत्याशा 69.9 वर्ष हो गया है। सरकारी आंकड़ा है, लगभग 70 साल। लेकिन आजादी के पहले कितना था? 32 साल में अधिकांश लोग 32 पूरा करते करते मर जाते थे। वजह बीमारी, खान पान का निम्न स्तर, पोषण का निम्न स्तर, क्या जी,
और स्वच्छता का अभाव, इन कारणों से बढ़ जाते थे। अंग्रेजों के काल में तो बड़ा मुश्किल से लोग खूब मेहनत करने के बाद ही 2 जून का रोटी बड़ा मुश्किल से प्राप्त कर लेता था, क्योंकि अधिकांश तो टैक्स में ही ले लिया करता था। तो ये दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में क्या आई? कमी आई। वजह स्वास्थ्य सुविधा का क्या हुआ? विस्तार हुआ। गलत कि सही? और जब मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या क्या होगी? यहाँ निम्न वृद्धि थी, उच्च वृद्धि की शुरुआत होगी। थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ने का दर क्या हुआ? तेजी आया। 11 से 11.5, 12 पर चला गया। तो हमने यहाँ पे 13 पॉइंट ये पहुंच गया। तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो 1951 से 1981 तक की जो अवस्था है भारत में, 1951 से 81 तक की अवस्था, याद कर ले। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति या अवस्था का वर्णन करिए, यही चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। हमने चार्ट बनाया, 5 नंबर का प्रश्न होगा। अलग है आपको नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बात है, लेकिन हम तो प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको देखिए, समझिए। क्योंकि कई लोग हैं जब अगल बगल में मुंह घुमा के बतिया रहा है, टाइम तो घर पे मिलता नहीं है। ऐसे लोगों से विशेष से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने पिताजी को फोन करें, अपने घर पे जाके कहें मोबाइल खरीद देंगे, अनलिमिटेड कॉल तो अभी करता भरवा देंगे, और आराम से खाओ और बतियाओ, लेकिन कोचिंग में आकर ना बतियाओ। नहीं। तीसरी अवस्था क्या हुई? 1951 से 81 की अवस्था को तीसरी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। क्या जी, गलती की सही? कितना जनसंख्या विस्फोट हुआ था? डाटा आपके सामने दे दिया हूं, इसलिए इसको देने के बाद इसको समझाया हूं। जनसंख्या विस्फोट देखिए, 51 से 81, देखिए तस्कीय वृद्धि 13.31, 21.51, 24.8, और यहाँ तक देखिए ना 51 से कितना तेज गति से 10 की लगातार बढ़ ही रहा है, घट कहाँ रहा है? क्या जी? अब यहाँ अगर मूल्यांकन करेंगे तो यहाँ क्या % बढ़ा? 13.8। तुमने कैसे होगा? मोटा मोटी यहाँ 8% बढ़ा 10 साल में। गलत सही? और यहाँ देख लीजिए, यहाँ 8% बढ़ा, और यहाँ हो जाएगा तो कितना % हो जाएगा? 11% बढ़ जाता है। और फिर यहाँ 11 पॉइंट ना, थोड़ा सा कमी आ गई, हम मानिए 11 लेके चलिए। लगातार आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहाँ जनसंख्या विस्फोट की अवस्था किसके नाम से जानते हैं? इसके कारण क्या है? कारण था जन्म दर स्थिर रह गया और मृत्यु दर में क्या आ गया? कमी आ गई। जन्म दर जितना था उतना ही रहा, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गया? घट गया। और मृत्यु दर के घटने का कारण क्या था? स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार हो गया। गलती की सही? बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा आ गया, बच्चा जल्दी मरता नहीं था। बच्चा मर जाता तो डाइन जोगिन का प्रभाव दिखा दे जाता, लेकिन अब तो बीमारी से मरता। हाँ। और जो चौथी अवस्था है 1981 से अब तक, 1981 से अब तक 5वीं अवस्था देखा जाएगा। 2045 के बाद सरकार सोचेगी या विद्वान सोचेगा कि 5वीं अवस्था लाया जाए कि नहीं लाया जाए, तो सरकार के ऊपर आता है। हालांकि इस पर विचार उठ रहा है, लेकिन अभी चौथी अवस्था की देखें, 1981 से लेकर अब तक, हम इसको 2021 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तक ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगला 2031 वाले भी इसी को लेकर चलेंगे। अब तक की अवस्था है। यहाँ विशेषता क्या थी इसकी? जनसंख्या वृद्धि उच्च रही, लेकिन मंद गति से क्या लगा?
घटने लगा। देखा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि कम नहीं है। अब देखिए ना 10 की 24.80, 24.66, 23.85, गति तो बढ़ने का ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गिरावट भी देखने को मिल रही है। 10 वर्षीय में पॉइंट में ही गिरावट हो रही है, लेकिन क्या हो रही है? इसी चीज को यहाँ डाटा के रूप में हमने क्या किया, दर्शाया है, जो 5 नंबर का प्रश्न बन जाता है। मतलब जनसंख्या वृद्धि उच्च रही, कम नहीं हुआ। आज भी जाके देखिए ना ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग हैं, 4, 5, 6, 10 बच्चे कुछ लोगों के पास है। कुछ लोग हैं जिनको 1-2 है, लेकिन जिनके पास 1-2 है समझना वो बहुत हाई फाई लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं। नहीं, लो मिडिल क्लास के लोग हैं, वहां पर अभी भी 2, 4, 5, 1-2 को मैं जानता हूं जिनको 12-14 बच्चे अभी भी हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही, मैं कई हिंदुओं को ही देखा हूं। तो प्रश्न क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर उच्च नहीं, लेकिन मंद गति से क्या होने लगी, घटने में लगी। तो ये था जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जनसंख्या में क्षेत्रीय विभिन्नता, हमने कल के क्लास में कहा था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम कौन है? सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 लोग रहते हैं, और सबसे कम। यहाँ यह भी एक प्रश्न बनता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय विषमता के कारण क्या है, या जनसंख्या के असमान वितरण के कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे कल के क्लास में।